हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और 12th क्लास में है तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से आप कर रहे होंगे। देखिए, रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें हम इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी करवाई जाएगी। सो देखिए, यहाँ पे हम हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के बहुत ही कम चैनल है जो कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो रोशन सा स्टडी पॉइंट पे हिंदी मीडियम में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाई जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे भाई इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं वो बुक को लेकर आते हैं कि भाई हम किस बुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में अलग अलग राइटर्स के बुक आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं वीडियो बनाने के लिए एक तो एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरा जो बुक है वो है टीआर जैन, है ना। ये दो बुकों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। बाकी आप किसी भी राइटर की बुक का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बुकों में सेम चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाली जो बुक है उससे शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें थ्योरिकल है ना, थ्योरी है पूरा। और इसको मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझा सकता हूँ, तो एनिमेशन के थ्रू ही पूरी जितने भी चैप्टर है इस बुक में वो एनिमेशन के थ्रू ही आपको मिलने वाला है। बाकी अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र वाली अगर बुक की बात करें तो उसमें थोड़े भाई न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल को ना एनिमेशन के थ्रू नहीं समझा सकता। उसके लिए या तो व्हाइट बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, या फिर पीडीएफ के सपोर्ट से मैं आपको वो बुक करवाऊंगा। लेकिन ये वाली बुक पूरी तरीके से एनिमेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। देखिए, एनिमेशन वीडियो बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स। तो आपको अगर भाई रोशन सा स्टडी पॉइंट से स्टडी में पहले आप क्या करो, इस वीडियो को एंड तक देखो और आपको लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स और मेरे पढ़ाने के तरीके में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद ना आए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमी वाली, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो बुक है, इसमें पहला चैप्टर दे रखा है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम बात करने वाले हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय तक और उससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम टॉपिक्स की बात करिए भाई कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषता क्या थी। दूसरा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी उस समय, ठीक है। तीसरा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्षेत्र की दशा कैसी थी, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस तरीके से हो पा रहा था या फिर नहीं हो पा रहा था, उसको हम जानेंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा विदेशी व्यापार के बारे में हम बात करेंगे। पांचवा रहेगा जनांकीय रूपरेखा कैसी थी उस समय की। और आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो है व्यावसायिक ढांचा। और आखिर में हम बात करेंगे आधारिक संरचना उस समय की कैसी थी। तो ये कुल मिला के 7 से 8 टॉपिक आपके इस चैप्टर में रहने वाले हैं। हम इसी टॉपिक के अंतर्गत पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। सो गाइस, हम पहले जान लेते हैं कि ब्रिटिश राज के समय हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि स्वतंत्रता से पहले हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए, भारत में यूं तो ब्रिटिश राज की जो शुरुआत है ना वो प्लासी के युद्ध के बाद होता है, यानी कि 23 जून 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में जो बंगाल के जो नवाब होते हैं, नवाब सिराजुद्दौला, वो हार जाते हैं और इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, ठीक है। और मतलब 1757 से ही ब्रिटिश राज की शुरुआत भारत में मानी जाती है। बंगाल से ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो धीरे धीरे पूरे भारत में अपना पैर पसारना स्टार्ट कर देती है ना। तो अंग्रेजों के आने से पहले की अगर हम बात करें तो भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, जीवंत अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, मतलब तेज गति से विकास कर रहा था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे खासियत ये थी कि भाई उस समय की हमारी जो कृषि थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊपन, हमारी जो ज़मीनें थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी तो थी, साथ में जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा होता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें हस्तकला उद्योग की, तो भाई हस्तकला उद्योगों का विकास भी बहुत तेज़ गति से हो रहा था। अब ये हस्तकला उद्योग क्या होते हैं भैया, तो देखिए हस्तकला उद्योग में क्या होता है कि हम हाथों से चीज़ों को बनाते हैं। तो हमारे देश में क्या था कि अंग्रेजों के आने से पहले चीज़ें जो है थी वो हाथ से ही बनाई जाती थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी। और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हमारे देश के जो शिल्पकार थे, जो हस्तकार जो थे, मतलब हाथों से जो चीज़ों को बनाते थे, उसकी डिमांड जो थी ना वो पूरी दुनिया में थी। इसके अलावा जो रेशम है, सूती वस्त्र है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी थी और इसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में थी।
और इसके अलावा आपको पता है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के धातु समय पाए जाते थे, है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। तो इस तरीके से हमारा देश जो था अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, कैसे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी। ठीक है, हमने बात किया कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही उन्नत अवस्था में थी, बहुत ही अच्छी अवस्था में थी, है ना, सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया, बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से शोषण किया। किस तरीके से करते थे वो, कि हमारे देश को ना एक तरीके से कच्चा माल का एक मेन केंद्र मान लिया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, कच्चा माल का उत्पादन तो होता ही था भाई, खेती होती थी, तो कच्चा माल, जितना भी कच्चा माल है वो हमारे देश में उत्पादित होता था। और उसको क्या करते थे, ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन में क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के आसपास ही, तो वहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे वहाँ पे लगाए गए थे, जहाँ से क्या होता था कि भारत से जो कच्चा माल गया है उसको तैयार माल के रूप में बदल के भारत में ही दोबारा बेचते थे या दुनिया के दूसरे देशों के बाजार में जाके बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तो शोषण करना शुरू कर दिया। अब इस समय की अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की बात करें, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करें ब्रिटिश शासन के दौरान, तो सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हैं गतिहीन और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारे देश की। गतिहीन मतलब कि यार यहाँ पे ना आय जो था ना, अर्थव्यवस्था में आय बहुत ही कम था। ठीक है, और उसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, कोई बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में, इनकम में नहीं हो पा रहा है। और अंग्रेजों ने क्या किया भाई, उन्होंने कभी भी प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, एक अनुमान के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे देश की जो मतलब जीडीपी का जो विकास था, कुल वास्तविक उत्पाद में जो वृद्धि दर था वो मात्र 2% था, उससे भी कम, 2% से भी कम, 2% से भी कम। ठीक है, और प्रति व्यक्ति उत्पाद जो था वो लगभग 0.5% ही था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी अवस्था में उस समय तक आ चुकी थी और प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रभुत्व, मतलब कि अर्थव्यवस्था में क्या है कि कृषि का ही बोलबाला था, मतलब ज़्यादातर लोग खेती ही करते थे। लगभग 72% जो जनसंख्या का जो भाग था वो खेती बाड़ी में ही लगा हुआ था। ठीक है, और लेकिन फिर भी जीडीपी में जो इसका योगदान था वो मात्र 50% ही था, जो कि कृषि के पिछड़ेपन को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं निराशाजनक औद्योगिकरण। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकरण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, है ना, हमारे साथ भेदभाव किया। हमारे देश की जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हमारे देश के जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, जो कुटिल उद्योग थे, जो मतलब छोटे छोटे जो शिल्पकार थे वो अपने घरों में ही उद्योग धंधे लगा के चलाते थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए और वो लोग बेरोजगार हो गए। चौथा पॉइंट बताएंगे आयात पर निर्भरता। देखिए, भारत जो उस समय था वो आयात पर निर्भर था, विशेषकर मशीनरी की हम बात करें या फिर उत्पादन करने के लिए अनेक उपकरणों की हमें ज़रूरत होती थी और उसको हम दूसरे देशों से ही मंगाते थे। विशेषकर सशस्त्र बल के लिए जो भी रक्षा उपकरण की ज़रूरत होती थी वो दूसरे देशों से ही आयात किया जाता था। इसके अलावा जैसे सिलाई मशीन है, दवाइयाँ है, मिट्टी का तेल है, साइकिल है, इन सब चीज़ों को भी दूसरे देशों से ही आयात किया जाता था। तो उस समय मतलब अंग्रेजों के समय हम क्या थे, पूरी तरीके से आयात पर ही निर्भर थे। पांचवा पॉइंट हम बता सकते हैं सीमित शहरीकरण। देखिए, अंग्रेजों के समय में क्या था, मतलब जब ब्रिटेन का राज भारत में चल रहा था उस समय शहरों का विकास हुआ ही नहीं, बहुत ही कम शहरीकरण का विकास हुआ। ठीक है, और जनसंख्या का लगभग अगर हम बात करें तो मात्र 14% जो लोग थे वो शहरों में रहते थे, 86% लोग कहाँ रह रहे, गाँव में रह रहे। और गांव में रहने का मतलब क्या है कि भाई आप खेती के अलावा और कोई धंधा करोगे ही नहीं। थोड़े बहुत व्यापार वगैरह होते हैं वो शहरों में ही होते हैं, गांव में नहीं होते, है ना। तो एक तरीके से ये भी हमारे देश की निर्धनता का या फिर एक तरीके से कह सकते हैं पिछड़ेपन का एक कारण माना जाता है कि शहरों का विकास हुआ ही नहीं अंग्रेजों के समय काल में। अब देखिए, इन सभी पॉइंट्स के अलावा हम देखिए कि भाई अंग्रेजों ने कुछ विकास के लिए कदम भी उठाए थे, जैसे कि उन्होंने रेलवे का विकास किया, बंदरगाह की स्थापना करवाई, है ना, डाक की शुरुआत उन्होंने किया। लेकिन ये सब उनके अपने फ़ायदे के लिए था, रेलवे का स्थापना भी अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, तो कुल मिला के
अंग्रेज़ों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का शोषण ही किया था। हमारे देश के जो कच्चे माल है उसको अपने देश में लेके जाते थे, उसको बदलते थे तैयार माल में और हमारे देश में ही बेचा करते थे और मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तो ये हमने समझा ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मैंने पॉइंट समझाया है वो समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए, हर एक चैप्टर को ना हम 2-3 पार्ट्स में ही समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की वीडियो होती है, उससे ज़्यादा लेंदी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो में क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी फिर खत्म होने लग जाता है। ठीक है, तो आगे के जो टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, सेकंड पार्ट में। बाकी आप लोग नीचे भाई कमेंट में ज़रूर बता देना कितने स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।